देखो दोस्तों, इस बार भी सेम ही कमेंट टारगेट है। एक 120 कमेंट्स का। जल्दी से पूरा करो ताकि अगला वीडियो जल्दी आ सके। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि हुआ यूहाओ और नांगोंग वान सेकंड सोल इंजीनियरिंग लीजन की तरफ निकल चुके थे। अब आगे देखेंगे। इस समय फ्रंटलाइन पर 5 सोल इंजीनियर लीजन्स मौजूद थीं: इंपीरियल ड्रैगन, टेरर क्लॉ, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सोल इंजीनियर लीजन। बाकी 10 लीजन्स में सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियर लीजन राजधानी में थी और तब तक नहीं निकलती थी जब तक शू चेनरन खुद आदेश न दे। फिनिक्स सोल इंजीनियर लीजन भी राजधानी में ही तैनात थी। इवल टायरेंट सोल इंजीनियर लीजन दो अन्य लीजन्स के साथ मिलकर स्टारलू एम्पायर की फैल चुकी सोल मास्टर टीमें संभाल रही थी। बाकी लीजन्स अपनी अपनी जगहों पर तैनात थी। सन मून एम्पायर इन 5 लीजन्स और उनकी एलीट सोल टूल्स पर भरोसा कर रही थी ताकि वे तीनों संयुक्त साम्राज्यों की सेना को दबा सकें। हेवनली सोल एम्पायर को अब तक इतनी बुरी तरह नुकसान हुआ था कि वे डर गए थे। पहले की लड़ाइयों में उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ा था। अब उनके लिए हेवनली स्पिरिट सिटी को बचाए रखना ही बड़ी बात थी। इस समय युद्ध की बागडोर सनमून एम्पायर के हाथों में थी। सनमून एम्पायर की अपनी योजनाएं थीं। जूजी ने सुतियानरान को जो रिपोर्ट दी थी उसमें लिखा था कि उन्हें पहले हेवनली सोल एम्पायर से कब्जाए गए नए क्षेत्रों को मजबूत करना चाहिए। सनमून एम्पायर की ताकत इतनी थी कि वे चाहे तो पूरा हेवनली सोल एम्पायर नष्ट कर सकते थे। लेकिन ऐसा करने का मतलब होता कि उन्हें और ज्यादा क्षेत्र संभालने पड़ेंगे। उस समय उन्हें सीधे डोलिंग और स्टारलू एम्पायर से लड़ना पड़ता। अगर हेवनली सोल एम्पायर पूरी तरह नष्ट हो जाता तो बाकी दोनों साम्राज्यों के पास अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं रहता। उन्हें पूरी ताकत से युद्ध करना ही पड़ता। साथ ही श्रेक सिटी का खतरा भी बना रहता। इसलिए सन मून एम्पायर के लिए यह रणनीतिक रूप से अच्छा नहीं था कि वे इतनी जल्दी सब कुछ नष्ट कर दें। जूजी ने सुझाव दिया था कि जब तक उनके पास पूर्ण विजय का विश्वास न हो, उन्हें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सुटियनरन ने जूजी की सलाह मानी। उसने कब्जाए गए इलाकों को मजबूत किया और संसाधनों को फिर से व्यवस्थित किया ताकि वे और अधिक सोल टूल एक्सेसरीज बना सकें। सोल टूल टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसने धीरे धीरे हेवनली सोल एम्पायर के कब्जाए गए लोगों को प्रभावित करना शुरू किया ताकि वे नई सत्ता को स्वीकार कर सकें। युद्ध से तुरंत परिणाम नहीं मिलते। जूजी की पूरी योजना को पूरा होने में लगभग 10 साल लगने थे। उसकी योजना के अनुसार पूरे महाद्वीप पर प्रभुत्व स्थापित करने में इतना ही समय लगेगा। हालांकि सुटियनरन को लगा कि यह समय बहुत लंबा है, लेकिन उसकी विस्तारपूर्वक योजना ने उसे और बाकी कमांडरों को पूरी तरह विश्वास दिलाया। सनमून एम्पायर के उच्च अधिकारी भी उसकी योजना से सहमत थे। इसी वजह से जूजी की प्रतिष्ठा और बढ़ गई। इस योजना के तैयार होने के बाद जूजी उत्तरी क्षेत्र में दुर्लभ धातुएं इकट्ठी करने गई थी, लेकिन वहां उसकी मुलाकात हुओ युहाओ से हो गई जिसने उसकी सारी योजना बिगाड़ दी। जूजी का स्थान सूचेनन की सेना में बहुत महत्वपूर्ण था। इसीलिए सूचेनन ने खुद पहल करके उसकी असफलता को छिपा लिया। वह जानता था कि एक अजेय महिला युद्ध देवी अनबीटन गॉडेस ऑफ वॉर की छवि सेना के मनोबल के लिए बेहद जरूरी थी। इस छवि पर कोई दाग नहीं लगना चाहिए। इस समय फ्रंटलाइन पर 5 सोल इंजीनियर लीजन्स लंबे समय से तैनात थीं। इनमें इंपीरियल ड्रैगन और टेरर क्लॉ सोल इंजीनियर लीजन्स बेहद शक्तिशाली थीं। वे होली गोस्ट चर्च की बात तक नहीं मानती थीं। होली गोस्ट चर्च को इन दोनों लीजन्स की निगरानी में काफ़ी परेशानी हो रही थी। वे केवल सन मून एम्पायर के शाही परिवार से सीधे आदेश लेते थे। हालांकि जोंगली वू इन पर नियंत्रण करना चाहता था, लेकिन उसे एहसास था कि होली गोस्ट चर्च के कई दूसरे उद्देश्य भी थे और शू थियानरान को नाराज करना सही नहीं था। आखिर कानरान सम्राट था और सन मून एम्पायर अब बेहद ताकतवर हो चुका था। भले ही होली गोस्ट चर्च के पास दो अल्टीमेट डुलू हो, पर एक पूरा साम्राज्य किसी भी संप्रदाय से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है। इसलिए जोंगली वू को मजबूरन समझौता करना पड़ा और केवल औपचारिक निगरानी करनी पड़ी। जहां 20 लॉर्ड स्तर के सोल इंजीनियर लीजन्स इतनी स्वतंत्रता में खुश थे, वहीं बाकी 3 साधारण सोल इंजीनियर लीजन्स को सिर्फ आदेशों का पालन करना पड़ता था। जैसे जोंगली वू सूटियानरन से टकराना नहीं चाहता था, वैसे ही शूटियानरन भी होली गोस्ट चर्च को नाराज नहीं करना चाहता था, क्योंकि दोनों का एक साझा लक्ष्य था श्रेक अकेडमी को मिटाना। भले ही श्रेक अकेडमी ने अब तक युद्ध में कोई खुला हस्तक्षेप नहीं किया था, पर शू थियनरन और जोंगली वू
दोनों ही उससे सतर्क थे। नंगंग वन ने हो युहाओ को बताया, उनके सामने ज्यादा दूर नहीं हुआ एक विशाल सोल फॉर्मेशन दिखाई दे रहा था। सेकंड सोल इंजीनियर लीजन के वरिष्ठ कमांडर पहले से ही उनके आदेश पाकर बाहर प्रतीक्षा कर रहे थे। उनमें सबसे आगे एक लगभग 50 वर्ष का लंबा मजबूत आदमी था। उसकी उपस्थिति से ही एक भारी शक्ति का एहसास हो रहा था। वह स्पष्ट रूप से एक सोल दुलू था। ग्रीटिंग्स योर मैजेस्टी। उस व्यक्ति ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। टाइटल डोलुओ को इस संबोधन से सम्मान दिया जाता था। हालांकि डोलुओ के बीच ये आम नहीं था, लेकिन छोटे स्तर के सोल मास्टर सम्मान दिखाने के लिए ऐसा कहते थे। हमें रास्ता दिखाओ। नंगोंग वान का रवैया आम सोल मास्टर्स के सामने काफी अहंकारी था। हुईहाओ शांत खड़ा रहा। वह आदमी गोनू था, सेकंड सोल इंजीनियर लीजन का कमांडर। वह एक सोल डोलू और क्लास 8 सोल इंजीनियर था। साधारण सोल इंजीनियर लीजन्स का नेतृत्व क्लास 8 सोल इंजीनियर्स करते थे, क्योंकि सन मून एम्पायर में भी क्लास 9 इंजीनियर्स बहुत दुर्लभ थे। गोनू तुरंत एक तरफ हट गया और दोनों के लिए रास्ता खोला। खुद आगे बढ़कर उन्हें सोल फॉर्मेशन के अंदर ले गया। ये पहली बार था जब हुयुहाओ ने सन मून एम्पायर की सोल फॉर्मेशन के अंदर बिना लड़े कदम रखा था। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, उसने एक प्रबल किलिंग ऑरा महसूस की जो चारों ओर फैली हुई थी। हजारों घातक सोल टूल्स बहुत सटीक क्रम में लगे हुए थे, लगभग सभी लॉन्ग रेंज सोल कैनन्स। बाहर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे ये लोहे का जंगल हो। हुईहाओ ने अंदाजा लगाया, वहां 100 से भी ज्यादा लॉन्ग रेंज सोल कैनन्स थीं। वे सभी अलग अलग श्रेणियों की थीं ताकि उनकी रेंज और ताकत अलग अलग हो सके। वे एक दूसरे को कवर कर सकती थी और साथ ही नज़दीकी हमले में सोल पावर भी बचा सकती थी। ये सोल कैनन्स तो बस बाहरी घेरे पर थीं, बीच में और भी बड़े सोल टूल्स लगे हुए थे, जिनमें एक क्लास 9 सोल टूल भी शामिल था। और कुछ ऐसे उपकरण भी थे जिनके नाम तक हो युहाओ नहीं जानता था। थोड़ी देर में उसने सोल फॉर्मेशन के दोनों किनारों पर लंबे गोदाम देखे। वे संकरे लेकिन बहुत लंबे थे ताकि आवश्यकता पड़ने पर आसानी से सोल टूल्स की आपूर्ति की जा सके। इस लीजन में कुल 500 सोल इंजीनियर्स थे। हर एक पूरी तरह सोल टूल्स से लैस था और लिंक्ड सोल टूल्स का उपयोग कर सकता था। जब वे एक साथ हमला करते तो उनका विनाशकारी प्रभाव बहुत भयानक होता। उनके सोल टूल्स की गुणवत्ता श्रेक सिटी के पुराने सोल टूल्स से कहीं बेहतर थी। डीटीएन का मनुष्यों से सावधान रहना बिल्कुल सही था। जैसे जैसे सोल टूल टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही थी, मनुष्यों और सोल बीस्ट के बीच की शक्ति संतुलन टूट रहा था। भले ही सोल बीस्ट के पास बीस्ट गॉड था, लेकिन मनुष्य सामूहिक रूप से उनसे अधिक शक्तिशाली होते जा रहे थे। इतनी शक्तिशाली सोल फॉर्मेशन को तोड़ना, यहाँ तक कि 1 लाख सैनिकों के लिए भी लगभग असंभव था। लिंक्ड सोल टूल्स पूरी सेना को भारी क्षति पहुंचा सकते थे, इससे पहले कि उनकी सोल पावर समाप्त हो। यही कारण था कि एक सोल इंजीनियर लीजन को इतना भयावह माना जाता था। वे बस सामान्य निरीक्षण के लिए एक चक्कर लगा रहे थे। बाकी सोल इंजीनियर्स के लिए यह एक रूटीन जांच थी और यह पहली बार नहीं था। लेकिन हुयुहाओ के लिए यह एक सुनहरा अवसर था। भले ही वह हर सोल टूल की निर्माण विधि याद नहीं कर सकता था, लेकिन उसने सोल फॉर्मेशन की पूरी व्यवस्था, सोल टूल्स के उपयोग और उनके संयोजन का ध्यान रख लिया। ये स्नान भविष्य में श्रेक एकेडमी की अपनी 3 सोल इंजीनियर लीजन्स के लिए बेहद मूल्यवान होने वाला था। क्या आप दोनों हमारे टेंट में आकर थोड़ा विश्राम करेंगे और चाय पिएंगे? ने सम्मानपूर्वक पूछा। वह इविल सोल मास्टर्स का अपमान करने की हिम्मत नहीं करता था। वह खुद टाइटल्ड डोलू नहीं था और उसकी लीजन भी हैंड दैट प्रोटेक्ट्स द नेशन जैसी प्रतिष्ठित नहीं थी, इसलिए उसे उनके प्रति सावधान रहना पड़ता था। ठीक है, चलो देखते हैं कमांडर गो के पास हमारे लिए क्या अच्छा है। नंगोंग वान ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने पहले से तैयारी कर रखी है, गोनू ने विनम्रता से उत्तर दिया। गोनू का टेंट सोल फॉर्मेशन के बाईं ओर था। हर लीजन कमांडर का अपना टेंट होता था। चाय पीना असल में एक बहाना था। अंदर पहुंचते ही एक पूरा भोज तैयार था। गोनू ने पहले से सब व्यवस्था की हुई थी। उसने हुओ युहाओ, नांगोंगवान और 6 इविल सोल मास्टर्स को आमंत्रित किया, खुद उन्हें टोस्ट किया और फिर अपने लोगों को कुछ वस्तुएं लाने का इशारा किया। गोनू मुस्कुराया और बोला, योर मैजेस्टी, कृपया इंपीरियल ट्यूटर के सामने मेरे लिए कुछ अच्छा बोलिएगा। फिर उसने अपने लोगों को इशारा किया। कुछ बक्से खोले गए। धातु की ठंडी आभा और एक प्रबल खिलिंग ओरा कमरे में फैल गई। नंगोंगवान की आंखें चमक उठीं। उसने कहा, वाह, ये तो शानदार चीजें हैं। भले ही ये बहुत शक्तिशाली नहीं, पर बेहतरीन है। कुल 4 बक्से थे।
एक में 3 क्लास 7 स्टेशनरी सोल कैनन शेल्स थी और बाकी 3 बक्सों में क्लास 5 शेल्स, हर एक में 10-10। भले ही ये केवल क्लास 5 और 7 के शेल्स थे, लेकिन उनकी संख्या बहुत अधिक थी। अगर बेचे जाए तो असंख्य गोल्ड सोल कॉइन्स मिल सकते थे। सोल इंजीनियर लीजेंड्स के पास सोल टूल्स की कोई कमी नहीं होती थी। फिर भी गोनू जानता था कि ईवल सोल मास्टर्स को ऐसे स्टेशनरी सोल कैनन शेल्स बहुत पसंद होते हैं। वे शक्तिशाली होते हैं, लंबी रेंज रखते हैं और रणनीतिक हथियारों की तरह काम करते हैं। दूसरे साम्राज्य भी इन्हें खुशी-खुशी खरीद लेते। 7 इन्हें फिलहाल रख लो, बाद में बाँट लेंगे। कमांडर गुओ बहुत उदार हैं। लगता है सेकंड सोल इंजीनियर लीजन तुम्हारे नेतृत्व में और भी मजबूत होगी। हालांकि वह लालची था, लेकिन अपनी जान उससे ज्यादा प्यारी थी, इसलिए उसने सारी चीजें ह्यूहाओ को दे दी। कम से कम इतना तो हो कि ह्यूहाओ भविष्य में उस पर लगाए गए नियंत्रण को थोड़ा ढीला कर दे। ह्यूहाओ ने बिना झिझक सब स्वीकार कर लिया। ये सच में बहुत काम की चीजें थीं। उसने रेडियंट सिटी से जो स्टेशनरी सोल कैनन शेल्स हासिल किए थे, वे सब बीस्ट वेव के समय में इस्तेमाल हो चुकी थीं। इस समय उसके पास ठीक यही चीजों की कमी थी। ये देखकर कि होयुहाओ ने स्टेशनरी सोल कैनन शेल्स को रख लिया था, गोना को लगा कि उसके पास अब कोई और विकल्प नहीं था, भले ही उसे अपने निर्णय पर दर्द हुआ। सभी स्टेशनरी सोल कैनन शेल्स को रख देने के बाद होयुहाओ अपनी मेज पर वापस आया और अपने दाएं हाथ से एक शराब का प्याला उठाया। उसने कहा, कमांडर गो, आपके अनमोल उपहार के लिए धन्यवाद। आइए मैं आपको एक एक जाम पेश करता हूँ। गोनू तुरंत खड़ा हुआ और होयुहाओ के साथ शराब पी ली। जब होयुहाओ ने शराब पी, तो उसने धीरे से अपने पैर की उँगली से नंगोंगवान को छुआ। जब वह बैठ गया, तो नंगोंगवान ने तुरंत अपना प्याला उठाया और गोनू को भी जाम पेश किया। इस मौके का फायदा उठाते हुए होयुहाओ ने अपने दाएं हाथ से अपना माथा सहलाया। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने बाल ठीक कर रहा हो, लेकिन जैसे ही उसका हाथ नीचे गया, एक लगभग अदृश्य विकृत रोशनी का गोला मेज के नीचे से बाहर निकल गया। अगर कोई उसे ध्यान से देखता तो पता चलता कि उस गोले के अंदर कुछ था। पूरा भोजन समाप्त करने के बाद गोनू ने खुद हुआओ, नांगोंगवान और बाकी लोगों को सोल फॉर्मेशन से बाहर भेजा। जैसे ही वे इवल सोल मास्टर्स चले गए, उसका चेहरा ठंडा पड़ गया। कोई भी सच्चा सोल मास्टर या सोल इंजीनियर उन इवल सोल मास्टर्स के साथ मेलजोल पसंद नहीं करता, जो बिना झिझक लोगों की हत्या करते हैं। उसने चुपचाप भरी। मुझे उम्मीद है कि ईवल सोल मास्टर्स पर भरोसा करके शक्ति हासिल करने में कुछ गलत नहीं होगा। उसने थोड़ा असहाय होकर सिर हिलाया और मुड़ गया। हालांकि उसे पता नहीं था कि एक सफेद रोशनी का गोला उसके तंबू की मेज के नीचे से निकलकर बगल के एक अंधेरे कोने में छिप गया था। जैसे ही नंगोंगवान और हो युहाओ वापस लौट रहे थे, नंगोंगवान ने उत्सुकता से पूछा, क्या तुमने कर लिया? हो युहाओ मुस्कुराया और बोला, हाँ। नंगोंगवान और भी चकित हो गया। उसने तो हुआयुहाओ को कुछ करते देखा ही नहीं था। उसने बस एक बार इशारा किया था कि गोनू को जाम पेश करे। क्या उसने उसी वक्त कर दिया? हुआयुहाओ ने उसकी उलझन भरी नजर देखकर कहा, अगर तुम समझ जाते तो क्या गोनू नहीं समझ जाता? चिंता मत करो, जब काम पूरा हो जाएगा मैं अपना वादा निभाऊंगा। नंगोंगवन ने सिर हिलाया। अब उसके पास हुआयुहाओ पर विश्वास करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसे श्रेक की विश्वसनीयता पर भरोसा था। अपने तंबू में लौटकर हुआयुहाओ पद्मासन में बैठ गया और अपनी सोल पावर को प्रवाहित करने लगा। उसने शराब को अपने शरीर से बाहर निकाल दिया। आ, योजना का पहला चरण पूरा हो चुका था। अगला चरण आज रात पूरा किया जाना था। वह ध्यान में बैठ गया और अपनी साधना जारी रखी। दुश्मन के क्षेत्र में भी वह अपनी शक्ति को बढ़ाने में लगा रहा। बिना पर्याप्त शक्ति के वह कुछ नहीं कर सकता था। मैनिफोल्ड मिस्टीरियस आइस एसेंस और उसके स्पिरिचुअल सोल कोर की मदद से उसे महसूस हो रहा था कि उसकी रोज की साधना से उसे अत्यधिक लाभ हो रहा है। यह भावना उसे और भी मेहनत करने के लिए प्रेरित कर रही थी। रात हो गई। हमेशा की तरह होयुहाव रात का भोजन करने के लिए कैंटीन गया। उसके बाद वह चुपचाप अपने तंबू में लौट आया। अन्य इवल सोल मास्टर्स भी अपने सामान्य काम कर रहे थे। पिछले कुछ दिनों के अवलोकन के बाद वो युहाओ अपने शिविर के वातावरण से भली भांति परिचित हो गया था। उसने टांग्या के रास्ते को अपनी स्पिरिचुअल पावर से देखा। यह सुनिश्चित करने के बाद कि वह अपने तंबू में लौट आई है, वह ध्यान में बैठ गया और प्रतीक्षा करने लगा। उसने महसूस किया कि उसका दिनचर्या लगभग उसी की तरह था। दैनिक भोजन के अलावा वह अपने तंबू में साधना करती थी। बाहर से उसकी सांसों की ही हल्की आवाज सुनी जा सकती थी।
यहाँ इवल सोल मास्टर्स बहुत निश्चिंत थे, यहाँ तक कि जोंगली वू भी उन्हें किसी बात के लिए इकट्ठा नहीं करता था। होयुहाओ ने यहाँ के एल्डर्स और वर्शिपर्स को देखा था। होली गोस्ट चर्च के वर्शिप हॉल से दो ट्रांसेंडेंट डुलू भी यहाँ थे। वे सभी इवल सोल मास्टर्स नहीं थे। स्कॉर्पियन टाइगर डोलुओ जंग पेंग भी यहाँ था, जो वर्शिप हॉल से था। वह टांग्या के बहुत पास रहता था। जब टांग्या भोजन के लिए जाती थी, होयुहाओ ने कई बार देखा कि जंग पेंग उसके बगल में बैठा होता था। जोंगलीवू के अलावा वही एकमात्र व्यक्ति था जो उसके बगल में बैठ सकता था। जंग फेंग उसी समय उसके साथ था जब होयुहाओ ने पहली बार टांग्या को एक इवल सोल मास्टर के रूप में देखा था। होयुहाओ के विचार में जंग फेंग शायद उसकी सुरक्षा के लिए नियुक्त किया गया था। यद्यपि टांग्या की शक्ति माँ चाओताओ के बराबर नहीं थी, होली गोस्ट चर्च ने उसकी साधना की निगरानी और सुरक्षा दोनों के लिए ये व्यवस्था की थी। स्कॉर्पियन टाइगर डोलू कोई आसान प्रतिद्वंद्वी नहीं था। वह निश्चित रूप से आने वाले समय में उनके प्रयासों के लिए एक बाधा बनने वाला था। हालांकि हुओयुहाओ के पास पहले से एक योजना थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसे लागू करते समय क्या होगा। वह केवल एक-एक कदम आगे बढ़ सकता था। उसे उम्मीद थी कि सब कुछ सही दिशा में आगे बढ़ेगा। आसमान धीरे-धीरे और गहरा होता गया और शिविर शांत होता गया। दिन भर के प्रशिक्षण के बाद सामान्य सैनिक अपने-अपने घरों में लौट गए। केवल रात की पहरेदारी करने वाले गार्ड्स गश्त कर रहे थे। निश्चित रूप से सोल फॉर्मेशंस की सुरक्षा रात में भी बहुत सख्त थी। सेकंड सोल इंजीनियर लीजन के कमांडर का तंबू रात का भोजन करने के बाद गोनू ने अपने तंबू में कुछ प्रशासनिक कार्य निपटाए। उसका तंबू वह जगह थी जहां वह अपने अधीनस्थों के साथ चर्चा करता था। वह वहां नहीं सोता था। प्रशासनिक कार्य समाप्त करने के बाद गोनू तंबू से बाहर निकला और अपनी सोल फॉर्मेशन का निरीक्षण करने गया। हर रात सोने से पहले वह ये नियमित जांच करता था ताकि किसी भी समस्या से बचा जा सके। इसके बाद वह अपने निजी तंबू में लौटकर विश्राम करता था। जैसे ही वह तंबू से बाहर निकला, एक सफेद रोशनी का गोला धीरे-धीरे कोने से बाहर निकला। उसने पहले बहुत अच्छे से अपनी उपस्थिति छिपा रखी थी। गोनू, जो कि एक सोल दुलू था, उसे बिल्कुल भी महसूस नहीं कर सका। जैसे ही वह बाहर आया, वह गोला धीरे-धीरे बड़ा होने लगा और अंततः एक मानव आकृति में बदल गया, होइहाव के रूप में। उस दोपहर जब नंगोंगवन ने गोनू को जाम पेश किया था, होयुहाव ने उसी वक्त यह स्पिरिचुअल पावर का गोला तंबू में छोड़ दिया था। इसे अधिक समय तक बनाए रखने के लिए होयुहाव ने इसमें कोई सोल स्किल नहीं जोड़ी थी। उसने केवल इमिटेशन का प्रयोग किया था। मानव रूप लेने के बाद वह स्पिरिचुअल शरीर थोड़ा धुंधला लग रहा था। समय बीतने के साथ उसने काफी स्पिरिचुअल पावर खो दी थी, लेकिन उसके पास अभी भी अपनी योजना पूरी करने के लिए पर्याप्त शक्ति थी। जैसे ही उसने अपना हाथ पलटा, उसकी हथेली में एक छोटी सी अंगूठी दिखाई दी, स्टारलाइट सैफायर रिंग। जब हुयुहाव ने यह रोशनी का गोला छोड़ा था, उसने यही अंगूठी उसमें रखी थी। अंगूठी से प्रकाश निकला और हुओयुहाव के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उसने अंगूठी से एक लंबा डिब्बा निकाला और उसे तंबू की मेज पर रख दिया। जब उसने उस डिब्बे को देखा, तो उसके चेहरे पर झिझक दिखी। अगर उसके पास कोई और रास्ता होता, तो वह इसे निकालना नहीं चाहता। उसकी स्पिरिचुअल पावर फैल गई और उसने तंबू के अंदर एक स्पिरिचुअल बैरियर बना दी, जिससे अंदर और बाहर की ऊर्जा पूरी तरह अलग हो गई। नंगोंग वान ने उसे पहले ही बताया था कि सोल इंजीनियर लीजन्स के कमांडर्स की आदतें क्या हैं। हुयुहाव जानता था कि गुओनू लौटने वाला नहीं था। वह अपनी नियमित जांच के बाद सीधे सोने चला जाएगा। इसलिए यह तंबू इस समय सबसे सुरक्षित स्थान था। यहाँ कोई सर्वेलेंस सोल टूल सक्रिय नहीं था। स्पिरिचुअल बैरियर स्थापित करने के बाद हुयुहाव का स्पिरिचुअल शरीर और भी पारदर्शी हो गया। उसने सावधानीपूर्वक डिब्बा खोला। जैसे ही डिब्बा खुला, हुइहाव का स्पिरिचुअल शरीर तीव्र झटके से कांप गया। अगर उसकी स्पिरिचुअल पावर पर्याप्त मजबूत नहीं होती, तो उसका शरीर उसी क्षण बिक जाता। युहाव भयभीत हो गया। शुक्र है कि उसकी स्पिरिचुअल पावर कॉन्क्रीट मटेरियल realm में थी, वरना वह बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। डिब्बे के अंदर एक लंबा कैनन शेल रखा था। उससे जो ऊर्जा निकली थी, वह आर्मर्ड कैवलरी की शक्ति जैसी थी। उस लहर के गुजरने से हुइहाव का स्पिरिचुअल शरीर लगभग विलीन हो गया था। अगर नंगोंग वान ये देखता, तो वह तुरंत पहचान जाता, क्योंकि उसने कभी इसी कैनन शेल का उपयोग रेडियंट सिटी एलीट सोल इंजीनियरिंग टूर्नामेंट के दौरान सोल इंजीनियर्स को प्रेरित करने के लिए किया था, जब वह डस्कवाटर अलायंस मास्टर था। रेडियंट सिटी के बड़े विस्फोट के दौरान हुओ युहाओ इस कैनन शेल और कुछ अन्य वस्तुओं को लेकर भाग गया था
उसने इस क्लास 9 स्टेशनरी सोल कैनन शेल को अब तक अपने पास रखा था और बाकी वस्तुएं टैंक सेक्ट को दे दी थीं। इस क्लास 9 कैनन शेल से निकलने वाली ऊर्जा को महसूस करते हुए होशहाव श्रद्धा से भर गया। ये सचमुच एक रणनीतिक हथियार था। श्वानज़ीवन ने उसे बताया था कि एक क्लास 9 सोल इंजीनियर को ऐसे सोल टूल को पूरा करने में 3 से 6 महीने लगते हैं और बहुत सारे दुर्लभ धातुओं की आवश्यकता होती है। हर बार जब ऐसा सोल टूल बनता है, तो वह सोल इंजीनियर की ऊर्जा को भी बहुत हद तक समाप्त कर देता है। इसलिए ऐसे रणनीतिक हथियार सन मून एम्पायर में भी अत्यंत दुर्लभ थे। प्रारंभ में सन मून एम्पायर ने मिंगडो माउंटेन रेंज को भेदने के लिए 3 ऐसे ही क्लास 9 स्टेशनरी सोल कैनन शेल्स का उपयोग किया था, जिससे पहाड़ों में एक घाटी बन गई थी। हुयुहाओ को वह घटना आज भी स्पष्ट रूप से याद थी। ये पहली बार था जब उसने इतना भयावह हथियार देखा था। हुयुहाओ के वर्तमान कल्टीवेशन स्तर को देखते हुए उसके लिए एक क्लास 9 सोल टूल का उपयोग करना थोड़ा ज़्यादा था। हालांकि स्टेशनरी सोल कैनन शेल अलग था। इस शेल की खासियत ये थी कि इसे चलाना मुश्किल नहीं था, बस इसे विस्फोटित करना होता था। ये मूल रूप से एक अत्यंत भयावह बम था। इसके लिए आवश्यक ऊर्जा पहले से ही इसके अंदर मौजूद थी और किसी सोल मास्टर को इसमें अपनी सोल एनर्जी डालने की आवश्यकता नहीं थी। बेशक, जब इसे एक विशेष सोल कैनन के माध्यम से लंबी दूरी से दागा जाता था, तब बात अलग होती थी। अगर संभव होता, तो होयुहाओ इसे सोल कैनन के माध्यम से दागना पसंद करता। ये एक अत्यंत लंबी दूरी वाला हथियार था जो 15 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तक पहुंच सकता था और साधारण शेल्स की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली था। होयुहाओ को ये नहीं पता था कि इसकी अधिकतम सीमा कितनी थी, केवल एक क्लास 9 सोल इंजीनियर ही ये जान सकता था, लेकिन इस समय उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। आ, ये शेल उसके पास उपलब्ध सबसे अच्छा विकल्प था। उसके स्पिरिचुअल एंटिटी ने दोनों हाथों से उस विशाल शेल को उठाया। हुओयुहाओ ने मुड़कर एक नज़र डाली और फिर तंबू की मुख्य सीट के पीछे जाकर उसे स्थापित कर दिया। इस क्लास 9 स्टेशनरी सोल कैनन को चलाना मुश्किल नहीं था, इसकी कोर फॉर्मेशन को बस सक्रिय करना होता था। एक क्लास 7 सोल इंजीनियर के रूप में जिसने क्लास 8 सोल टूल बनाया था, हुओयुहाओ के लिए इस सोल कैनन की कोर फॉर्मेशन को सक्रिय करना कठिन नहीं था। सोल कैनन शेल को लगाने के बाद होयुहाओ ने डिब्बे को वापस रख दिया। वह डिब्बा अभी भी मूल्यवान था क्योंकि वह क्लास 9 सोल कैनन शेल की ऑरा को छिपा सकता था। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद उसका स्पिरिचुअल एंटिटी वहीं रुका रहा। अगर उसे इसे सबसे सही समय पर सक्रिय करना था तो उसे खुद ऐसा करना पड़ता, बजाय इसके कि वह पहले से टाइम सेट करके इसे स्वचालित रूप से विस्फोटित करे। इसी कारण होयुहाओ को अपने स्पिरिचुअल एंटिटी में शेष बची स्पिरिचुअल पावर का कुछ हिस्सा खोना पड़ा। वह केवल तब भागने की कोशिश कर सकता था जब समय आएगा। अगर नहीं भाग सका तो उसे अपने भाग्य को स्वीकार करना पड़ेगा। ये सब करने के बाद उसने अपने तंबू में अपनी आंखें खोली और कुछ मंत्र बुदबुदाने लगा। उसके तंबू के भीतर एक स्पिरिचुअल बैरियर बन गई। कुछ ही देर बाद एक गहरी काली दरवाजा धीरे धीरे खुला और उसमें से कुछ आकृतियां चुपचाप बाहर निकलने लगीं। पहले से ही काफी विशाल तंबू अब थोड़ा तंग लगने लगा। सबसे आखिर में आइस बेयर किंग बाहर आया। उसका आकार इतना विशाल था कि वह सबसे ज्यादा जगह घेर रहा था। एल्डर सॉन्ग ने पूछा, युहाओ, क्या तुम तैयार हो? वो युहाओ ने सिर हिलाया और कहा, मैंने एक क्लास 9 स्टेशनरी सोल कैनन शेल स्थापित कर दिया है जिसका नाम एनाहिलेशन स्टॉर्म है। यह एक क्लास 9 सोल टूल है जिसे विशेष रूप से धातु को नष्ट करने के लिए बनाया गया है। ये बेहद विनाशकारी है और अंदर से बाहर तक तबाही मचाता है। वह सोल इंजीनियर लीजन निश्चित रूप से पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। मुझे बस ये नहीं पता कि इसमें कितने लोग मारे जाएंगे। यानशोज ने कहा, युहाओ, तुम बहुत नर्मदिल हो। ये युद्ध है और युद्ध में लोग मरते हैं। हमें जो करना है वह ये कि इसे जल्दी समाप्त करें ताकि और लोगों की मौत न हो। रणनीतिक हथियारों को नष्ट करके हम अधिक लोगों को बचा सकते हैं। क्या तुम समझते हो? हॉ ने हल्के से सिर हिलाया। कई युद्धों से गुजरने के बाद उसने युद्ध की कुछ सच्चाइयों को स्वीकार कर लिया था। एल्डर सॉन्ग ने कहा, समय आ गया है, कार्रवाई के लिए तैयार हो जाओ। वो युहाओ ने पहले से तैयार टाइमर को देखा और एल्डर सॉन्ग से कहा, इस बार हम हेवनली सोल एम्पायर की मदद से एक सोल इंजीनियर लीजन को नष्ट करेंगे। इससे उन पर का दबाव बहुत कम हो जाएगा। इसे हम उनके द्वारा अपनी सेना को पुनः तैनात करने के बदले में धन्यवाद कह सकते हैं। ये कहते हुए हो युहाओ ने अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन जारी की और अपने साथियों के साथ मानसिक रूप से जुड़ गया।
उसकी स्पिरिचुअल डिटेक्शन धीरे धीरे फैलने लगी। उसने पहले ही अपने आसपास का निरीक्षण कर लिया था और उन सभी क्षेत्रों को कवर किया था जहां कोई स्पिरिचुअल बैरियर नहीं थी। उसने अपने साथियों को इलाके का विस्तृत नक्शा प्रदान किया, विशेष रूप से उस तंबू का जहां ठंगिया रहती थी। उसने कहा, मुझे उम्मीद है कि सभी बाद में मेरे आदेशों का पालन करेंगे। जब हम टीचर शाओया को बचा लेंगे तब हमें वापस यहाँ लौटना होगा और मेरे स्पेक्ट्रल डेमिप्लेन में प्रवेश करना होगा। केवल तभी हम सुरक्षित रहेंगे। फिर हम भागने का रास्ता सोचेंगे। एल्डर सॉन्ग ने कहा, ठीक है, अब से हम तुम्हारे आदेशों का पालन करेंगे। हो युहाओ थोड़ा चकित हुआ और एल्डर सॉन्ग की ओर देखा। उसने उनकी आंखों में सिर्फ प्रोत्साहन देखा। उसने उसने गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। फिर उसने अपना ध्यान अपने स्पिरिचुअल एंटिटी पर केंद्रित किया। ईवल सोल मास्टर्स पूरे बेस के केंद्र में स्थित थे। ये बेस 1 लाख से अधिक सैनिकों से भरा था, जो 50 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला था। दूसरा, सोल फॉर्मेशन हेवनली सोल एम्पायर की दिशा में बेस के किनारे के पास स्थित था। हुईहाओ ने आंखें संकरी की और उसकी आंखों में एक रहस्यमय चमक उभरी। उसका स्पिरिचुअल एंटिटी भी सक्रिय हो गया। उसने अपने हाथों को शेल पर मजबूती से रखा और एक लहर स्पिरिचुअल पावर की उसमें डाली। इससे एनाहिलेशन स्टॉर्म की कोर फॉर्मेशन सक्रिय हो गई। एनाहिलेशन स्टॉर्म से एक भयानक दबाव बाहर निकला। हुईहाओ को महसूस हुआ कि उसका स्पिरिचुअल एंटिटी फटने वाला है, जबकि एनाहिलेशन स्टॉर्म चमकने लगा और एक तीव्र धातुई रोशनी बिखेरने लगा। हुईहाओ ने और देर करने की हिम्मत नहीं की। उसका स्पिरिचुअल एंटिटी विस्फोट से टूट गया। उसने विस्फोट की ताकत का उपयोग करके अपनी स्पिरिचुअल पावर की एक लकीर को तंबू से बाहर निकालने के लिए मजबूर किया। वह जितनी तेजी से हो सके ऊपर की ओर उठ गई। उसे इस थोड़े से समय में अपनी स्पिरिचुअल पावर को बचाना था। यद्यपि वह केवल एक लकीर थी, अगर वह नष्ट हो जाती तो हुईहाओ को गंभीर चोट लगती। गोनू अपनी सोल फॉर्मेशन में प्रवेश कर चुका था। उसकी नियमित जांच लगभग पूरी होने वाली थी। हालांकि वह अपनी सेना से बहुत परिचित था, फिर भी हर बार गश्त करते समय उसे गर्व का अनुभव होता था। सिर्फ वही नहीं, बल्कि सन मून एम्पायर के लगभग सभी सोल इंजीनियर्स जो सेना में सेवा करते थे, खुद को महाद्वीप की सबसे अजेय शक्ति मानते थे। उनकी नज़रों में मूल डोलू कॉन्टिनेंट के 3 साम्राज्य उनसे बहुत पीछे थे। बहुत जल्द वे सभी सन मून एम्पायर के अधीन हो जाएंगे। केवल सन मून एम्पायर ही पूरे महाद्वीप पर शासन करने और उसे आगे बढ़ाने के योग्य था। इसे ही तो कहते हैं स्टील का जंगल। गोनू ने संतोषपूर्वक सिर हिलाया जब उसने अपनी सोल फॉर्मेशन पर आखिरी नजर डाली। आज ऊपरी आदेशों के बाद बाहरी निगरानी थोड़ी कम कर दी गई थी। इससे सोल इंजीनियर्स का काम कुछ आसान हो गया था। अन्यथा उन्हें हर दिन 3 शिफ्टों में बांटकर सर्वेलेंस सोल टूल्स संचालित करने पड़ते थे। कम से कम आधे सोल इंजीनियर्स को हर दिन अपनी सोल पावर उन सोल टूल्स में डालनी पड़ती थी ताकि वे सक्रिय रह सकें। यद्यपि यह सबसे प्रभावी तरीका था, लेकिन इससे सोल इंजीनियर लीजेंस की युद्ध क्षमता कमजोर हो जाती थी। गोनू के लिए अपनी वर्तमान स्थिति तक पहुंचना आसान नहीं था। वह अपने अधीनस्थों का अच्छी तरह ध्यान रखता था। उसके दिल में वे सबसे मूल्यवान संसाधन थे। तुलना में सोल टूल्स उतने महत्वपूर्ण नहीं थे। अगर सोल टूल्स समाप्त हो जाएं, तो उन्हें दोबारा बनाया जा सकता है। लेकिन सोल इंजीनियर्स को आसानी से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता था। जैसे ही गुओनु अपने तंबू की ओर लौटने वाला था, उसे अचानक कुछ अजीब लगा। आसपास का वातावरण बदलता हुआ महसूस हुआ। एक क्लास 8 सोल डुलुओ होने के नाते उसकी इंद्रियां बहुत तेज थीं, भले ही वह पारंपरिक सोल मास्टर नहीं था। जब उसे कुछ गलत लगा, तो उसने सहज रूप से उस दिशा की ओर देखा जहां से उसे अनुभूति हुई थी। उसने देखा कि उसके कमांडर स्टैंड से एक अजीब रोशनी चमक रही थी। हूँ, ये क्या हो रहा है? गोनू चौंक गया। ऐसा लग रहा था जैसे तंबू से एक तेज किरण निकल रही हो जो धीरे धीरे और उज्जवल होती जा रही थी। तंबू से एक अदृश्य खिलिंग ऑरा भी तेजी से बढ़ रही थी। हालांकि ऐसा लग रहा था कि वह किसी तरह से दबाई गई थी, जिससे वह रोशनी पूरी तरह तंबू से बाहर नहीं निकल पा रही थी। ये ठीक नहीं है, कुछ गड़बड़ है। गोनू चिल्लाया, सभी सावधान हो जाओ। हमारा लिंक डिफेंस सक्रिय करो, जल्दी। हालांकि उसे पता नहीं था कि क्या हो रहा है, लेकिन वह हमेशा बहुत सतर्क रहता था। लेकिन उस समय रात काफी हो चुकी थी। ड्यूटी पर मौजूद सोल इंजीनियर्स को छोड़कर बाकी सब सो चुके थे। ऐसी स्थिति में बहुत कम लोग उसकी चीख सुन पाए। गोनू ने तुरंत अपनी क्लास 8 प्रोटेक्टिव सोल बैरियर सक्रिय की और अपने कमांड टेंट की दिशा में दौड़ पड़ा। साथ ही उसने अलार्म बजा दिया। अचानक पूरे सोल फॉर्मेशन में कान फोड़ने वाला अलार्म गूंज उठा। यहाँ तक कि परिधि पर तैनात सैनिकों ने भी उसे साफ सुना। सन मून एम्पायर के सोल इंजीनियर लीजन्स प्रशिक्षित और अनुभवी थे।
सेकंड सोल इंजीनियर लीजन मूल 10 सोल इंजीनियर लीजन्स में से एक था और वे सभी युद्ध के दिग्गज थे। जैसे ही अलार्म बजा, ड्यूटी पर मौजूद सोल इंजीनियर्स तुरंत सक्रिय हो गए। सोल रेज की किरणें चमकने लगीं। सबसे पहले लिंक्ड डिफेंसिव फॉर्मेशन सक्रिय हुआ। तुरंत ही एक सफ़ेद रोशनी की परत उभर आई। फिर सोल फॉर्मेशन के भीतर दूसरी लिंक डिफेंसिव फॉर्मेशन भी सक्रिय हो गई, लेकिन ठीक उसी समय कमांडर्स टेंट से निकली रोशनी पूरी तरह फैल गई। गोनू उसी क्षण तंबू के सामने पहुंच चुका था। उसने पर्दे खींचे और साथ ही एक इनविंसिबल बैरियर सक्रिय किया। हालांकि उसे नहीं पता था कि तंबू के अंदर क्या है, लेकिन वह भीड़ से निकलती असाधारण रोशनी और बढ़ती हुई किलिंग ऑरा को महसूस कर सकता था। इसलिए वह विशेष रूप से सावधान था। जैसे ही उसने पर्दे हटाए, एक तीव्र ऊर्जा की लहर उसकी ओर आई। गोनू की क्लास 8 बैरियर तुरंत कांप उठी। उसकी सुरक्षा परत की सतह पर दरारें पड़ गई और वह भयानक रूप से तीव्र खिलिंग और तंबू से फटकर बाहर निकली। तंबू और उसके भीतर की हर चीज चिथड़े-चिथड़े होकर उड़ गई। तो चलिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने विचार कमेंट करना, अगले वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।